कभी नीतीश जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से मैंने गुस्सा का इजहार किया हो, कभी ऐसा नहीं था। और लगातार जो बात हम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, जेडीयू में जब हम थे तब भी वही कर रहे थे, बीच में भी और अभी भी। भ्रष्टाचार के मामला में उन पर कोई आरोप नहीं लगा है। मतलब ईमानदार है। तो बिल्कुल उस मामला में नीतीश जी पर कोई आरोप नहीं लगा है। मान न करे वैसी स्थिति आवे, लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो ब्लड देना हो तो सबसे पहले अगली पंक्ति में नीतीश जी के लिए जाकर हम खड़ा होंगे। आए दिनों हम देख रहे हैं व्यक्तिगत रूप से वो परेशान हैं, परेशान दिख रहे हैं। बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं। पूरी उनकी हो सकती है, झेल रहे हैं, लेकिन झेल रहे हैं नीतीश बिल्कुल झेल रहे हैं, दम घुटन की स्थिति है। अच्छा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक फिल्म आई थी चौदहवीं का चांद, उसका एक गाना था कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। देखिए, राजनीति में कब क्या बदल जाए ये कह पाना मुश्किल होता है। अब देखिए ना, जो उपेंद्र कुशवाहा जी पहले नीतीश कुमार का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, आज उन्हें अपने बड़े भाई की काफी फिक्र सता रही है। साफ साफ कह दिया है कि आप महागठबंधन से जल्दी बाहर जाइए, नहीं तो आपकी सेहत पर फर्क पड़ जाएगा। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आजकल लहजे बदले हुए हैं, आपको बड़े भाई की काफी फिक्र सता रही है, आपने बयान भी दिया था, तो अचानक से ये प्यार बड़े भाई के लिए कैसे कैसे उमड़ा? नहीं, देखिए, आप ठीक से अगर मेरे सभी बयानों पर गौर कीजिए, आज से नहीं, बहुत पहले पीछे जाकर भी, तो कभी नीतीश जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से मैंने गुस्सा का इजहार किया हो, कभी ऐसा नहीं था। हाँ, ठीक है, उनके कुछ पॉलिटिकल डिसीजन के खिलाफ जरूर हमने अपनी बात कही है। और लगातार जो बात हम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, जेडीयू में जब हम थे तब भी वही कर रहे थे, बीच में भी और अभी भी। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक उनसे व्यक्तिगत संबंध का मामला है, तो उसमें तो हमने जेडीयू से अलग होने के तुरंत बाद भी कहा कि अगर कभी उनको जरूरत हो व्यक्तिगत रूप से, भगवान न करे वैसी स्थिति आवे, लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो ब्लड देना हो तो सबसे पहले अगली पंक्ति में नीतीश जी के लिए जाकर हम खड़ा होंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारा आज का नहीं है, तो व्यक्तिगत संबंध के आधार पे जो स्टेटमेंट हो सकता है। आए दिनों हम देख रहे हैं व्यक्तिगत रूप से वो परेशान हैं, परेशान दिख रहे हैं, बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं। और सीधे तौर पे हम जहाँ तक नीतीश जी को जानते हैं, नीतीश जी राजनीति में ऐसी स्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं उन्होंने किया है, लेकिन अब मजबूरी उनकी हो सकती है, झेल रहे हैं, लेकिन झेल रहे हैं नीतीश बिल्कुल झेल रहे हैं, दम घुटन की स्थिति है। अच्छा। महागठबंधन में आज जो जिस स्थिति में नीतीश जी हैं, एकदम दम घुटन की स्थिति में है। लेकिन अब तो फिर मजबूरी क्या है? अब मजबूरी क्या है, जो डिसीजन उन्होंने ले लिया जी। एनडीए से अलग होते हुए, अब रिवर्स भी उसका संभव नहीं है उनके लिए। और रिवर्स अगर करना भी चाहेंगे तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने बार बार कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम है ललन सिंह जी, अब आरजेडी के ज्यादा हैं। अच्छा, लेकिन चर्चा ये भी हो रही थी क्योंकि G20 की डिनर पार्टी में हमने देखा कि कितने गर्म जोशी से पीएम मोदी से सीएम साहब की मुलाकात होती है, जिसके बाद एक ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि एनडीए में वापसी हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुशवाहा जी को डर लग रहा है कि कहीं अगर नीतीश कुमार की वापसी हो गई तो फिर क्या हो? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीए में 4 पार्टी, 5 पार्टी, 6 पार्टी, जो भी पार्टी आज बिहार में है, उसमें एक पार्टी और ऐड हो जाएगी। इससे उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या फर्क पड़ना है? हमको तो लगता है कि और एनडीए को शायद बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा फायदा ही हो सकता है। तो आप स्वागत कर रहे हैं? देखिए, हम स्वागत करने वाले कौन होते हैं? जी। एनडीए में कोई डिसीजन जब हो जाएगा तब की बात है। डिसीजन से पहले हम एनडीए के सर्वे सर्वा तो है नहीं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो जो भी डिसीजन होता है या हो सकता है भविष्य में, तो डिसीजन के बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। पहले ही हम किसी और पार्टी जो अभी एनडीए में नहीं है उसका स्वागत करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आते हैं तो फायदा होगा एनडीए को? हमने कहा कि एक आदमी भी अगर कहीं बढ़ता है तो उसका महत्व है।
तो हाँ, पहले की तरह जिस रूप में नीतीश जी थे, आरजेडी के साथ जाने का फैसला करके उन्होंने अपना कद खुद ही घटा लिया है और बहुत नीचे कर लिया है। अब वैसी परिस्थिति में उस तरह से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। अच्छा, हम लगातार देखते हैं कि आजकल ईमानदारी पर काफी सवाल उठाया जाता है। आपको क्या लगता है, छोटे भाई को क्या लगता है, बड़े भाई हैं ईमानदार, नीतीश जी हैं ईमानदार? ये देखिए, भ्रष्टाचार के मामला में उन पर कोई आरोप नहीं लगा है। मतलब ईमानदार है भाई बिल्कुल, साहब। उस मामला में नीतीश जी पर कोई आरोप नहीं लगा है। हाँ, नीतीश जी के आसपास के जो लोग हैं वहाँ उसको अगर ठीक से देखिएगा तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, और नीतीश जी उसको देखते हुए भी चुप हैं, या फिर आरजेडी के लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार में आज उनके ऊपर मुकदमा, एक से एक मुकदमा पहले से चल रहा है, और आज नीतीश जी चुप हैं। यही नीतीश कुमार जी पहले बोलते थे कि करप्शन से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज चुप हैं। निश्चित रूप से यह ठीक नहीं है, इसकी आलोचना होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी भ्रष्ट हैं ऐसा कहना अच्छा, मुनासिब तो बार बार तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमारा जो पीएम कैंडिडेट होगा वो पीएम मोदी से भी ज्यादा ईमानदार होगा, तो आपने भी कह दिया ईमानदार तो है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार हैं? नहीं, ये कहा है कि जो भी होगा ईमानदार होगा, और लगातार जेडीयू नेता कह रहे हैं कि बड़े ईमानदार हैं नीतीश कुमार जी। जेडीयू में या किसी पार्टी में सब लोग तो भ्रष्ट होते नहीं है। बिल्कुल। आरजेडी में भी कुछ लोग ईमानदार मिल जाएंगे। अब आरजेडी के हम आलोचक हैं, लेकिन आरजेडी में भी हम यह नहीं कह सकते कि 1 से 100 तक जितने लोग हैं सब भ्रष्ट हैं। तो ईमानदार तो बहुत सारे लोग हैं। अब उसका माने निकाल करके कहीं से लिंक जोड़ दीजिएगा, इसका कोई अर्थ नहीं। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है नित्यानंद राय जी से, हमने देखा कि मुलाकात हुई आपके दिल्ली आवास पर। जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात होती है तो बातें भी होती हैं, तो क्या कुछ खास बातें हुई आपकी? देखिए, व्यक्तिगत रिश्ता है, हम लोग एक ही जगह से आते हैं, हाजीपुर से, तो इस मुलाकात का कोई बहुत उस रूप में व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मुलाकात हुई है। हाँ, स्वाभाविक रूप से जब मुलाकात हुई है और लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो चर्चा तो पॉलिटिकल सीट को लेकर होगी। भी चर्चा? नहीं, सीट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। कैसे हम लोग मिलकर के बिहार में 40 में 40 सीट एनडीए के खाते में दे पाए, इस बात पर चर्चा हुई है। अच्छा, रमेश बिदूरी ने एक बयान दिया है, हंगामा मचा दिया है। निशाने पर थे बीएसपी सांसद दानिश अली, और लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, उसको आप कैसे देखते हैं, कितना जायज? नहीं, बिल्कुल गलत है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी संभवतः उनसे पूछा है, ऑब्जेक्शन बीजेपी ने भी किया है, और किसी भी दृष्टि से बिदुरी जी का बयान उचित नहीं कहा जा सकता है, पूरे तौर पे गलत है। लेकिन बिदुरी जी, हम भी उनके साथ पार्लियामेंट में रहे हैं, पुरानी आदत है उनकी, और इसी तरह से कुछ न कुछ बोल देना। अब पुरानी आदत हो अलग विषय है, लेकिन जो भी बयान उन्होंने दिया उस दिन, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अविलंब उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, और बड़े बड़े इशारे भी कर दिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।